तो आज हमारे हाथ मौलाना वहीदुद्दीन खान का एक बहुत ही दिलचस्प लेक्चर लगा है। हाँ। शीर्षक है लिविंग इन कंपटीशन। हाँ। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मोटी मोटी बात यह है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो फंडामेंटली एक मुकाबले की जगह है, एक अरीना। बिल्कुल। और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, और लेक्चर का मकसद यही समझाना है कि इस हकीकत को समझकर हम अपनी जिंदगी को कैसे देखें। हमारा जो संघर्ष है, जो टकराव होते हैं, और सबसे बढ़कर दूसरों पर इल्जाम लगाने की हमारी जो आदत है, हाँ, ये तो बहुत आम है। ये लेक्चर उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि एक तरह से कामयाबी और नाकामयाबी को मापने का एक अलग ही पैमाना है। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और शायद चौंकाने वाले ख्याल से होती है। लेक्चर में कुरान की एक आयत का हवाला है जिसका मतलब है हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है। हाँ। अब ये जो शब्द है मशक्कत या सफरिंग, ये है क्या? क्या ये कोई सजा है, दुनिया की डिजाइन में कोई गलती, या ये खुद डिजाइन का हिस्सा है? और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। कैसे? लेक्चर के मुताबिक ये सफरिंग कोई जुल्म या नाइंसाफी नहीं है। अच्छा। बल्कि ये कुदरत का कानून है, द लॉ ऑफ नेचर। हाँ। ये दुनिया का ढांचा ही ऐसा है। राइट। आप सोचिए, हर इंसान को अपनी मर्जी की आजादी दी गई है। हाँ। जब करोड़ों लोग अपने अपने मकसद, अपने अपनी ख्वाहिशों के लिए एक साथ दौड़ेंगे, हाँ। तो टकराव तो होगा ही, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो होना ही है। सही बात है। तो जब ऐसा होता है तो इसके बारे में शिकायत करना असल में दुनिया के बुनियादी डिजाइन पर ही सवाल उठाने जैसा है। ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब जब कोई मेरे साथ कुछ गलत करता है तो मेरा पहला रिएक्शन होता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। बिल्कुल। लेकिन ये लेक्चर कह रहा है कि वो नाइंसाफी नहीं बल्कि कंपटीशन का नतीजा है। ये कहना कि मुझ पर जुल्म हो रहा है ये एक गलत व्याख्या है। हाँ। सही नजरिया ये है कि मैं इस मुकाबले में टिक नहीं सका। ये मानना तो बहुत मुश्किल है, खासकर जब चोट लगी हो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे ईगो पर सीधी चोट करता है। लेकिन लेक्चर इसी को सारी तरक्की की जड़ बताता है। जब तक आप बाहरी वजहों को दोष देते रहेंगे, आप कभी अंदर नहीं झांकेंगे। और यहीं से ब्लेम थायसेल्फ। हाँ, यहीं से ब्लेम थायसेल्फ यानी गलती अपने अंदर तलाश करो का सिद्धांत आता है। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि लेक्चर के हिसाब से ये एक रूहानी उसूल है, अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए इस ब्लेम थायसेल्फ के आइडिया को और खोलते हैं। ये सुनने में तो बहुत कठोर लगता है। लेक्चर इसे कैसे जस्टिफाई करता है? वो इसे कुरान के एक बहुत ही बुनियादी वाक्य से जोड़ता है, आदम और शैतान की कहानी। जब दोनों से गलती हुई और आदम को जन्नत से निकाल दिया गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि शैतान ने मुझे बहका दिया, सारी गलती उसकी है। नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हमने अपनी ही जानों पर जुल्म किया। बिल्कुल। उन्होंने जिम्मेदारी खुद पर ली। नतीजा, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ा। और शैतान ने? वो ठीक इसको उल्टा किया। बिल्कुल, शैतान ने सीधा अल्लाह पर इल्जाम लगा दिया कि तूने मुझे गुमराह किया। उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। नतीजा, वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। लेक्चर में इस वाक़े से एक सवाल निकाला गया है जो दिल में उतर जाता है। क्या सवाल है? शैतान ने बहकाया तो ठीक है, पर तुम बहके क्यों? वाह, ये एक सवाल, ये तो पूरी कहानी बदल देता है। हाँ। ये बाहरी असर से ध्यान हटाकर हमारी अपनी चॉइस, हमारी अपनी कमजोरी पर ले आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों पर इल्जाम लगाना सिर्फ एक बहाना नहीं है। नहीं है। ये अपनी ही सुधार का, अपनी तरक्की का दरवाजा बंद करने जैसा है। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां आप हमेशा विक्टिम होते हैं और दुनिया जालिम। और उस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है जब तक आप खुद से वो सवाल न पूछें। तो अब सवाल उठता है कि अगर टकराव होना तय है और इल्जाम किसी पर लगाना नहीं है, तो फिर एक इंसान को करना क्या चाहिए? क्या बस चुपचाप सब सहते रहना है? हाँ, ये सवाल है। नहीं। लेक्चर इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 चरण या प्रक्रिया बताता है। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। तो पहली रणनीति है अवॉइडेंस या बचाव। ये सुनने में थोड़ा पैसिव लगता है ना, जैसे मैदान छोड़कर भाग जाना। लगता है, लेकिन है नहीं। कुरान का हवाला देकर कहा गया है कि दूसरों को झगड़े का मौका ही मत दो। ये कायरता नहीं बल्कि समझदारी है। अच्छा? इसे कुदवत का कानून बताया गया है। लेक्चर में एक बहुत अच्छी मिसाल है। जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई ट्रक आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी किनारे कर लेते हैं। हाँ। आप ये कहकर उससे भिड़ नहीं जाते कि ये मेरी लेन है, मैं क्यों हटूं। आप फौरन अपनी गाड़ी किनारे कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि टकराने में नुकसान दोनों का है, लेकिन ज्यादा आपका है। जिंदगी के टकराव भी ऐसे ही हैं। लेकिन इस प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस पर एक सवाल उठता है। अगर आप हमेशा टकराव से बचते रहेंगे तो क्या लोग आपको कमजोर नहीं समझेंगे? क्या ये अन्याय को सहने जैसा नहीं हो जाएगा? इस लेक्चर में हिम्मत और बहादुरी की जगह कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब न्यूआंस में है। लेक्चर ये नहीं कह रहा कि आप हक के लिए ना लड़ें या जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाएं। ओके। वो बात हो रही है रोजमर्रा की ईगो क्लैशेस की, फालतू की बहसों की, उन झगड़ों की जिनसे कुछ हासिल नहीं होता सिवाय कड़वाहट के। ये ऊर्जा बचाने की रणनीति है। अपनी एनर्जी उन लड़ाइयों के लिए बचाइए जो वाकई जरूरी हैं। एग्जैक्टली। जानवरों की मिसाल दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। एक पतले से तार पर जब दो गिलहरियां आमने सामने आ जाती हैं तो वो लड़ती नहीं है। एक गिलहरी तार के नीचे लटक जाती है, दूसरी ऊपर से निकल जाती है, और फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। वो जानती हैं कि लड़ने में दोनों का गिरना तय है। यानी इंसान अपने ईगो की वजह से उस गिलहरी से भी बदतर बर्ताव करता है। हम दोनों गिरना पसंद करेंगे लेकिन दूसरे को रास्ता नहीं देंगे। ये बात तो चुभती है। खैर, तो ये हुई पहली स्ट्रैटेजी। लेकिन मान लीजिए टकराव इतना बढ़ गया कि आप उसे अवॉइड नहीं कर पाए, अब क्या? तो दूसरा कदम है सुलह या रिकंसिलिएशन। कुरान में कहा गया है अस्सुल्हु खैर, सुलह हमेशा बेहतर है। हमेशा बेहतर है? हाँ। लेक्चर के मुताबिक जो इंसान सुलह का मौका छोड़ देता है वो असल में अपने बचे खुचे सारे मौके भी खो देता है। अच्छा। क्योंकि एक बार जब लड़ाई बढ़ जाती है, दिल में कड़वाहट घर कर लेती है, तो फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। आपने शायद एक मौका खोया था, लेकिन अब आपने पूरा रिश्ता या पूरी अपॉर्चुनिटी ही खो दी। ये बात भी हमारी फितरत के खिलाफ जाती है। लड़ाई के बीच में सुलह की बात करना अक्सर हार मान लेने जैसा देखा जाता है। हाँ। हमारा जज्बा कहता है कि मैं सही हूं, वो क्यों नहीं झुकता। और लेक्चर यही कहता है कि इस दुनिया का निजाम जज्बात से नहीं बल्कि उसूलों से चल रहा है। अगर आप जज्बात में आकर फैसले लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। सही बात है। सुलह करना हार नहीं है बल्कि समझदारी है। आप एक छोटी लड़ाई हारकर पूरी जंग जीत रहे हैं। और अगर मान लीजिए सुलह भी मुमकिन न हो, सामने वाला तैयार ही नहीं है, तब आता है तीसरा और आखिरी कदम, जो हमें वापस वहीं ले आता है, ब्लेम thyself। हाँ, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो ये मान लेना कि शायद गलती मेरी ही थी। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन है। जैसे ही आप ये करते हैं आपका ईगो टूट जाता है। आप विक्टिम की मानसिकता से बाहर आ जाते हैं और एक लर्नर की मानसिकता में आ जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन खराब हो गई, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, अगली बार मैं ऐसा क्या अलग कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपके लिए सुधार और तरक्की का दरवाजा खुल जाता है। जबकि अगर आप दूसरों को इल्जाम देते रहते तो आप उसी जगह पर अटके रहते, कड़वाहट पालते रहते। ये सब सुनने में बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे असल जिंदगी में अमल में लाना कितना मुश्किल होगा। लेक्चर में क्या किसी की मिसाल दी गई है जिसने इन उसूलों पर जीकर दिखाया हो? क्योंकि थ्योरी तो अच्छी लगती है पर प्रैक्टिस। बिल्कुल, और वो मिसालें इस पूरी सोच को जमीन पर ले आती है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से 2 वाक़े बताए गए हैं। पहला, एक बार मदीना में एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा था। वो उसे देखकर सम्मान में खड़े हो गए। उनके एक साथी ने कहा, ये तो एक यहूदी है। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या ये इंसान नहीं है? सोचिए, उस दौर में जहां कबीलों की दुश्मनी आम थी, उस माहौल में भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी न होने देना, हर इंसान में इंसानियत देखना। हाँ, ये है असल पॉजिटिविटी। ये छोटी सी बात है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि आपके उसूल बाहरी हालात से तय नहीं होते। और दूसरी मिसाल तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। कौन सी? मक्का में 13 साल तक उन पर और उनके साथियों पर हर तरह का जुल्म हुआ। उन्हें सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ा, उन्हें अपना घर, अपना शहर, सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, उन्होंने कभी मक्का वालों की शिकायत नहीं की, कोई ब्लेम लिस्ट नहीं बनाई। अरे वाह! उनका पूरा ध्यान अपने मिशन पर था, अपने पैगाम पर था। वो जानते थे कि अगर वो शिकायतों और कड़वाहट में उलझ गए तो जो बड़ा काम करने आए हैं वो रह जाएगा। संदेश साफ है, दुनिया में जो नेगेटिव हो रहा है उसे अल्लाह के खाते में डाल दो और तुम अपना पॉजिटिव काम करते रहो। तो ये जो पॉजिटिविटी है और खुद को जिम्मेदार ठहराने की सोच है, इसका आखिर मकसद क्या है? दुनिया में कामयाब होना, मन की शांति, या इससे भी कुछ बड़ा? ये सब हमें कहाँ ले जाता है?
और यहीं पे लेक्चर इस पूरी डिस्कशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अच्छा, इसका सीधा ताल्लुक जन्नत यानी हेवन के तस्वुर से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन बहुत ही अनोखा और पावरफुल है। लेक्चर के मुताबिक जन्नत कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हर तरह के लोग होंगे। तो कैसी जगह है? जन्नत एक ऐसी सोसाइटी है जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच वाले लोग होंगे। वहां नफरत नहीं होगी, न बदला होगा, न कोई शिकायत होगी। हर कोई बस एक दूसरे की और अल्लाह की बड़ाई में मगन होगा। तो ये दुनिया एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है, या कहें कि एक पर्सनालिटी टेस्ट है उस हायर सोसाइटी के लिए। एग्जैक्टली ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है जहां फरिश्ते एक लिस्ट बना रहे हैं कि किसकी पर्सनालिटी जन्नत के माहौल से मेल खाती है, कौन उस हाई लेवल सोसाइटी में रहने के काबिल है। और इम्तिहान तो मुश्किल हालात में ही होता है। हाँ, अगर सब कुछ अच्छा हो तब तो शैतान भी शरीफ बना रहेगा। असली परीक्षा तो तब है जब आपके चारों तरफ कांटे हो, नफरत हो, टकराव हो और उस माहौल में भी आप अपने अंदर गुलाब खिलाए रखें, अपनी पॉजिटिविटी ना छोड़ें। जो ये कर पाता है वही असल में ये सर्टिफिकेट हासिल कर रहा है कि वो जन्नत के माहौल के लायक है। इसी से जुड़ी एक हदीस का भी जिक्र है जो इस बात को और साफ करती है। हाँ, तिरमिजी की एक हदीस है जिसका मतलब है, ऐसे मत बनो कि अगर लोग अच्छा करेंगे तो तुम भी अच्छा करोगे और अगर वो जुल्म करेंगे तो तुम भी जुल्म करोगे। रिएक्शनरी मत बनो। हाँ, बल्कि खुद को इस बात पर तैयार करो कि अगर लोग अच्छा करें तब भी तुम अच्छा करो और अगर वो बुरा करें तब भी तुम जुल्म ना करो। यानी अपने उसूलों पर चलो, दूसरों के बर्ताव पर रिएक्ट मत करो। और जो ऐसा नहीं कर पाता, जो दुनिया में नफरत और शिकायतें पाल के रखता है, उसके लिए लेक्चर में एक बहुत ही चुभने वाला जुमला इस्तेमाल हुआ है, सेकंड क्लास सिटीजन। हाँ, और उस मेटाफर को समझना जरूरी है। सेकंड क्लास सिटीजन का मतलब ये नहीं कि जन्नत में कोई क्लास सिस्टम होगा। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने पूरी जिंदगी अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिविटी, ब्लेम और गुस्से से भरा है, तो आप जन्नत के उस पॉजिटिव माहौल में फिट ही नहीं हो पाएंगे। आप वहां अजनबी महसूस करेंगे, आप उस कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दुनिया में अगर आपका कोई हक छिन भी गया तो वो टेम्पररी नुकसान है, लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी ही खराब कर ली तो ये आखिरत का हियर आफ्टर का परमानेंट नुकसान है। और असली घाटे का सौदा वही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ बहुत ही गहरे सबक सामने आते हैं। पहला तो ये है कि दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। ये कोई नाइंसाफी की जगह नहीं, बल्कि एक मुकाबले का मैदान है। बिल्कुल। इसकी फितरत को समझो, इससे लड़ो मत। दूसरा, कामयाबी का सबसे बड़ा राज है अपनी जिम्मेदारी कबूल करना, ब्लेम थाईसेल्फ का नजरिया अपनाना। ये कमजोरी नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है। हाँ, जब आप इल्जाम लगाना बंद करते हैं तभी आप सीखना शुरू करते हैं। तीसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में टकराव से बचना और सुलह करना, ये हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। ये आपकी एनर्जी और आपके मौकों को बचाता है। लड़ना दरवाजे बंद करता है, बचना और सुलह करना नए दरवाजे खोलता है। और आखिर में, हर हाल में पॉजिटिव रहना सिर्फ एक अच्छी आदत या पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। लेक्चर के नजरिए से ये आपकी आखिरी मंजिल, आपकी डेस्टिनी तय करने वाली क्वालिफिकेशन है। हाँ, ये इस दुनिया में रहते हुए अगले जान की नागरिकता हासिल करने जैसा है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। लेक्चर ये इशारा करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे टकराव, हमारी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, व्हाट्सएप पर हमारा गुस्सा, ट्रैफिक में हमारी झुंझुलाहट, ये सब मामूली बातें नहीं है। ये असल में हमारी रूहानी किस्मत लिख रही हैं। तो सोचने वाली बात ये है, और ये सवाल हम सबके लिए है, कि क्या हम अपने रोज के बर्ताव में हर शिकायत और हर गुस्से के साथ खुद को उस बेहतरीन ठिकाने के काबिल बना रहे हैं या अनजाने में उससे दूर करते जा रहे हैं। हर टकराव एक चौराहा है, एक रास्ता तरक्की की तरफ जाता है और दूसरा इल्जाम और कड़वाहट के बंद गली में। हम हर रोज कौन सा रास्ता चुन रहे हैं?